वेलकम ऑल ऑफ यू। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा वीडियो। और वीडियो है ये पेज नंबर 6 क्लास 8 सिविक्स चैप्टर नंबर 1। और इसका हम 2 पेज इसके कर चुके हैं। तो चलिए आज का ये समझते हैं। देखो आपको इसमें कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं पहले से ही, है ना। तो ये पिक्चर्स हैं हमारी जो नेबरिंग कंट्री है नेपाल, वहाँ की। वहाँ पे कुछ स्ट्रगल हुए, कुछ पीपल मूवमेंट हुए, वहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल वहाँ पे भी हुए, जैसे हमारे इंडिया में हुए थे, ठीक है, वहाँ पे भी हुए। और तो उसके ये कुछ पिक्चर्स है। तो हमें क्या बताया गया है, चलिए देखते हैं हमारी नेबरिंग कंट्री नेपाल के बारे में। ओके, समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय दिस थ्रू two contrasting situations in the recent history of the Nepal, a country that borders India on the north until quite recently. नेपाल वाज ए मोनार्की। तो कहा गया है कि चलिए समझने की कोशिश करते हैं नेपाल की जो बिल्कुल टू कॉन्ट्रास्टिंग जो सिचुएशन दी गई है, मतलब अलग अलग जो परिस्थिति हैं उन पर गौर करते हैं नेपाल की हिस्ट्री की। और नेपाल है कहाँ पे, ये कंट्री हमारे इंडिया का जो बॉर्डर है नॉर्थ में वहाँ पे है। आपको पता है ना कहाँ पे है नेपाल। ओके, सो हाँ, अब अनटिल क्वाइट रिसेंटली, ठीक है। तो कुछ समय पहले तक क्या है कि नेपाल में मोनार्की थी। मोनार्की समझते हो ना, मोनार्की क्या होता है, राजतंत्र। द प्रीवियस जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था नेपाल का, विथ हैड एडोप्टेड, जो कि कब उन्होंने एडोप्ट किया था, ये जो संविधान जो था, जो पहले जो बना था इनका 1990 में, ये रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग, ठीक है। तो ये जो इनका पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि इन्होंने एडॉप्ट किया 1990 में, तो इसमें क्या खास बात है, इसमें लिखा है कि जो फाइनल जो अथॉरिटी है, मेन जो पावर है, वो किसके हाथ में होगी, वहाँ के जो किंग है, ठीक है, उनके हाथ में होगी। A people's movement in Nepal fought for several decades to establish democracy. अब नेपाल में कई मूवमेंट्स, लोग जन आंदोलन वहाँ पे किए गए और डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है, कई डिकेड तक, मतलब कई सेवरल डिकेड मतलब कई दशकों तक। और फाइनली 2006 में वो सक्सीड होते हैं इन पुटिंग एन एंड टू द पावर ऑफ किंग, जो राजा है वहाँ की, उसकी पावर का एंड करने में और डेमोक्रेटिक अपनी कंट्री को एस्टेब्लिश करने में फाइनली 2006 में वहाँ के लोग सक्सीड होते हैं। नाउ अब जो पीपल हैव टू राइट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टेब्लिश नेपाल एज ए डेमोक्रेसी। अब वहाँ के लोग अपना नया लोकतंत्र का नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है, वो लिखा जाएगा अब उनका नया कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। द रीजन दैट दे डू नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन इज बिकॉज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ कंट्री दैट दे वांट नेपाल टू बी एंड दैट दे हैव फॉट फॉर, ठीक है। अब वो पुराने, अब कॉन्स्टिट्यूशन तो पहले से ही है, तो उसी को क्यों नहीं रख लेते, इसलिए नहीं क्योंकि वो आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उसमें वो आइडियल की फीचर्स नहीं हैं जैसा एक डेमोक्रेटिक नेपाल वो अपने लिए चाहते हैं। तो इसलिए जिसके लिए उन्होंने इतनी फाइट की, इतने स्ट्रगल किए, तो वो उस कॉन्स्टिट्यूशन में वो की फीचर्स, वो आइडियल की फीचर्स नहीं, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा है। ओके, सो ये बताया गया है। अब देखते हैं ये साइड में क्या लिखा है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। को लिखा है द कंट्री ऑफ नेपाल हैज़ विटनेस्ड सेवरल पीपल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। जो नेपाल जो कंट्री है, तो वहाँ के लोगों ने कई सारे स्ट्रगल किए हैं डेमोक्रेसी के लिए। और देयर वाज ए पीपल स्ट्रगल इन 1990 दैट एस्टेब्लिश, ठीक है। और एक जो आम जनता का जो स्ट्रगल है वहाँ पे जो 1990 में हुआ, उससे एस्टेब्लिश हुई वहाँ पर डेमोक्रेसी, और जो कि रही लास्टेड फॉर 12 ईयर्स अनटिल 2002 तक वहाँ पे रही। अब क्या होता है, इन अक्टूबर 2002 में जो किंग ज्ञानेंद्र है, वो सिटिंग द माओइस्ट अपराइजिंग इन द कंट्री साइड एज हिज रीजन, ठीक है। तो ये रीजन बता के कि वे जो माओइस्ट है वो कंट्री साइड में अपराइजिंग हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो बिगिन
टेकिंग ओवर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट विद द आर्मीज असिस्टेंस। तो गवर्नमेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो होते हैं, काम जो होते हैं, वो उनको अपने हाथ में लेता है विद द हेल्प ऑफ आर्मी असिस्टेंस। ठीक है, अब जो किंग जो होता है देन फाइनली टुक ओवर हिज हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन फरवरी 2005। और आखिर में 2005 में क्या होता है, जो किंग जो होता है वो फाइनली पूरी सत्ता जो है अपने हाथ में ले लेता है, खुद को ही राजा और जो शासन की पूरी बागडोर अपने हाथ में ले लेता है। ठीक है, अब इन नवंबर में क्या होता है 2005 में जो माओइस्ट होते हैं वो ज्वाइन करते हैं अदर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, गवर्नमेंट को साइन करते हैं वो 12 पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट। और ये जो एग्रीमेंट होते साइन जो होते हैं, इससे जो लार्ज जो पीपल जो है, जो वहाँ के जो लोगों को हैं, एंड पब्लिक एंड एमिनिटीज रिटर्न्स टू डेमोक्रेसी एंड पीस। तो उनको लगता है कि शायद अब डेमोक्रेसी और पीस जो है वो एस्टेब्लिश होगा नेपाल में। अब आगे क्या होता है 2006 में दिस पीपल्स मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी बिगेन गेनिंग इमेंस फोर्स। अब 2006 में ये जो डेमोक्रेसी के लिए जो मूवमेंट था ये और भी फोर्स के साथ काफ़ी पावरफुल होता है। ठीक है, काफ़ी प्रभावी होता है। इट रिपीटेडली रिफ्यूज। ठीक है, और ये रिफ्यूज़ कर देते हैं वहाँ के लोग द स्मॉल कंसेशन दैट द किंग मेड द। अब जो किंग जो कुछ छोटे मोटे उनको कंसेशन जो रियायतें जो दी जाती हैं संविधान में, ठीक है, वहाँ की कंट्री में, तो उनको रिफ्यूज़ कर देते हैं वहाँ के लोग। और फाइनली अप्रैल 2006 में जो किंग जो है वो रिस्टोर करते हैं, थर्ड पार्लियामेंट की घोषणा की जाती है वहाँ पे। और जो पॉलिटिकल अदर जो पार्टीज़ होती है उनको कहा जाता है कि भाई आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो गवर्नमेंट में और चुनाव लड़ सकते हो। और नेपाल जो है एडॉप्ट करता है अंतरिम कॉन्स्टिट्यूशन, अब वहाँ का लिखा जाता है। और ये जो भी फ़ोटो हम लोगों ने देखी हैं ऊपर, ये सभी वहाँ की जो डेमोक्रेसी मूवमेंट जो है वहीं की है। तो देखिए आप लोग क्या समझे हैं यहाँ पे हम लोग समझे हैं कि कंट्री जो नेपाल जो है वहाँ के लोग काफ़ी स्ट्रगल करते हैं डेमोक्रेसी के लिए, और उनको 1990 में वो एस्टेब्लिश भी कर लेते हैं डेमोक्रेसी, और जो कि रहती है 12 ईयर्स तक, 12 साल तक वहाँ पे रहती है। लेकिन 2002 में फिर से कॉन्स्टिट्यूंसी करके माओइस्ट के साथ जो वहाँ के किंग ज्ञानेंद्र होते हैं वो पूरा जो गवर्नमेंट है उसके हेड बन जाते हैं फाइनली 2005 तक पूरी तरह से। और फिर 2005 में फिर ये जो माओइस्ट और जो अदर पार्टीज़ होती हैं वो ज्वाइन करते हैं गवर्नमेंट को, किस तरह से 12 पॉइंट का जो एग्रीमेंट होता है उसको साइन करके। उसके बाद वहाँ पे स्ट्रगल फिर से फोर्स के साथ वो प्रभावशाली हो जाते हैं, ये जो स्ट्रगल होते हैं मूवमेंट के डेमोक्रेसी के लिए। और फिर फाइनली जो किंग जो होता है उसको थर्ड पार्लियामेंट जो है उसकी घोषणा करनी पड़ती है। और इस तरह से फाइनली 2006 में जो किंग जो होते हैं उनको थर्ड पार्लियामेंट के लिए उसको रिस्टोर करना ही पड़ता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ भी गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन है तो उसमें इलेक्शन लड़ सकते हैं। और इस तरह से 2007 में नेपाल जो है अडोप्ट करता है अपना अंतरिम कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, फाइनली। और ये सब उसी मूवमेंट की पिक्चर्स है। ओके, तो देखिए लिखा है कि जैसे फुटबॉल के गेम जो होता है, इन विच ए चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल विल चेंज द गेम ऑल टुगेदर। तो जैसे एक जो फुटबॉल का गेम जो है उसके नियम बदलते ही जो गेम पूरा चेंज हो जाता है ना। जैसे फुटबॉल का गेम है और उसके नियम ही चेंज कर दिए तो वो गेम रहेगा ही नहीं, है ना। फुटबॉल खेल रहे हैं और गेम लगा जो रूल लगा रहे हैं वहाँ पे क्रिकेट के, तो वो फुटबॉल तो रहेगा ही नहीं, है ना। तो ऐसा ही कुछ है कि नेपाल जब मूव करता है मोनार्की से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तो उनको भी ज़रूरत होती है चेंज करने की, जो भी ओल्ड कॉन्स्टिट्यूटिव जो रूल होते हैं, इन ऑर्डर टू उसिर इन न्यू सोसाइटी। दिस इज़ वाई द पीपल ऑफ नेपाल आर इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। ठीक है, तो इसी तरह से अगर वो मोनार्की वाला ही अगर कॉन्स्टिट्यूशन रख लेंगे तो वो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हो गया, वो तो नहीं हुआ ना। ठीक है, तो इसलिए उनको नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की ज़रूरत है। उनके यहाँ एक प्रोसेस है चल रहा है, नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा है। अब लिखा है द
कैप्शन अलोंग साइड एलोबरेट नेपाल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी, और ऊपर जो कैप्शन जो लगाया गया है, जो पिक्चर्स जो दिखाई गई है, तो उसमें एलोबरेट किया गया है जो नेपाल के जो स्ट्रगल जो हुए डेमोक्रेसी के लिए वो। ओके लिखा है द सेकंड इम्पोर्टेंट पर्पज ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ ए कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। For example, Nepal's earlier constitution stated that the country was to be ruled by the king and his council of minister। तो कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसका सेकंड जो इम्पोर्टेंट पर्पस है, ओके, सेकंड इम्पोर्टेंट जो पर्पस है वो क्या होता है, वो ये डिफाइन करना होता है कि कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम उसका नेचर कैसा है। ठीक है, तो पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल बताया गया कि नेपाल में पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बताता था कि कंट्री में जो रूल किसका होगा, किंग का होगा, और उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, ठीक है, उसकी जो मंत्री परिषद है, मतलब मेन पावर उस राजा के हाथ में होगी, उसकी मंत्री परिषद के हाथ में होगी। ठीक है, और ये कौन बताता, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा था, वहाँ पे ये रूल थे। ठीक है, तो देखिए लिखा है लास्ट की लाइन, इन कंट्रीज दैट हैव अडोप्टेड ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटी। ठीक है, तो वो कंट्रीज, ठीक है, वो कंट्रीज जिन्होंने एडोप्ट किया है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटी। ठीक है, तो अपने कंट्री की ऐसी व्यवस्था गवर्नमेंट जो है चुनी है जिसमें कि जो कि डेमोक्रेटिक है, जो कि, ठीक है, तो वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है प्ले ए क्रूशियल रोल, मतलब काफ़ी निर्णायक जो रोल जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन वो वहाँ पे प्ले करता है इन लेइंग आउट सर्टेन इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद इन दीज सोसाइटीज़। मतलब इन कंट्रीज़ में नियम तय करने में संविधान जो है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डिसीजन मेकिंग में। ओके, सो आगे लिखा है इन ए डेमोक्रेसी वी चूज आवर लीडर सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबली ऑन आवर बिहाफ। अब डेमोक्रेसी में क्यों होता है, क्या होता है, हम अपना लीडर चुनते हैं, ठीक है, और वो हमारे बिहाफ पे जो पावर जो होती है उसको बड़ी रिस्पॉन्सिबली एक्सरसाइज करते हैं, उसमें काम करते हैं। हावेवर देयर इज ऑलवेज द पॉसिबिलिटी दैट दीज लीडर माइट मिसयूज देयर अथॉरिटी। ठीक है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी, ठीक है, तो हमेशा बनी रहती है। ठीक है, ये संभावना तो हमेशा बनी रहती है कि ये लीडर्स शायद मिसयूज करें उस अथॉरिटी को, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड सेफगार्ड्स अगेंस्ट दिस। ठीक है, और इस चीज़ के लिए सेफगार्ड, है ना, सुरक्षा जो है, बचाव जो है, सेफगार्ड बचाव, तो वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रोवाइड करता है इसके खिलाफ। दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रोस इनजस्टिस एज डेमोन्स्ट्रेट इन द क्लासरूम सिचुएशन बिलो। और ये जो मिसयूज जो होता है अथॉरिटी का, तो इसकी वजह से कई सारे इनजस्टिस कई बार देखने को मिलते हैं, अन्याय जो होता है वो कई बार देखने को मिलता है, और ये डेमोन्स्ट्रेट किया गया है, आपको समझाया गया है। आगे एक सिचुएशन दी गई है क्लासरूम की, एक स्टोरी बोर्ड टाइप दिया गया है यहाँ पे, इसके थ्रू आपको ये समझाया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक क्लासरूम की सिचुएशन आपको दी गई है। यहाँ पे एक स्टोरी बोर्ड है, एक क्लास है, और इसमें एक टीचर है, बच्चे हैं। तो इसमें क्या होता है, टीचर को कुछ अर्जेंट वर्क होता है तो उसको क्लास लीव करनी पड़ती है और जाना पड़ता है। तो वो क्लास के एक बच्चे को, ठीक है, यहाँ पे उसको बोल के जाती है कि भाई आप माइंड करो क्लास को और मैं अभी आती हूँ। ओके, तो बच्चा क्योंकि थोड़ा शैतान टाइप होता है, तो वो एक बच्चे जिसका नाम अनिल है उसको परेशान करता है, उस बेचारे को। ओके, फिर आगे क्या होता है, इसमें बताया गया है कि जो मिसयूज जो हुआ है पावर का, अब पावर किसके पास आ गई थी, मेन पावर किसके पास है, टीचर के पास है। ओके, टीचर क्लास से चली जाती है, वो इस बच्चे को, सुरेश को पावर देके जाती है, वो पावर को मिसयूज़ करता है, इस बच्चे की शिकायत करता है, टीचर आगे सुनती नहीं है ना, और इस बेचारे को पनिशमेंट मिलती है बिना बात के। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये मिसयूज होता है पावर का, और इनजस्टिस होता है इस बच्चे के पास साथ।
ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल देके आपको समझाया गया है। चलिए आगे देखते हैं।